हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 16 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है 170 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारत के 170 डिस्ट्रिक्ट्स को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है और ये जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने का काम है ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है जिनमें जो केसेस हैं वो एक्सपोनेंशियल राइज होते हुए देखे गए हैं। यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट इंडिया में जिनमें एक्सपोनेंशियल राइज, एक तरह से पूरी तरीके से राइज केसेस का देखा गया है। केसेस या तो बड़े हैं या फिर कम से कम 15 कंफर्म केसेस मिले हों, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को ही हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। और ये टोटल इनकी संख्या है 170। टोटल इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट है 736 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से 170 हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। डिस्ट्रिक्ट्स में हॉटस्पॉट, पोटेंशियल हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन। डिस्ट्रिक्ट्स में जो एरिया ज़्यादा सीवियर या इस कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उससे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के एरियाज़ को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाएगा। जिन एरियाज़ में थोड़ा कम खतरा रहेगा कोविड-19 का, उन एरियाज़ को पोटेंशियल हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा और जिन एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी गई है उनको ग्रीन जोन डिक्लेयर किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: हॉटस्पॉट, पोटेंशियल हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन। 170 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, 170 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं और 207 पोटेंशियल हॉटस्पॉट अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, 170 एंड 207। और इस रूल के अकॉर्डिंग हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने की जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैड द अथॉरिटी टू डिक्लेयर रीजन्स एट हॉटस्पॉट। तो डीएम किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वो डिस्ट्रिक्ट के किसी एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकता है। अब इंडिया में जो टोटल कंफर्म केसेस की संख्या है वो 11,439 तक पहुंच गई है, यानी कि करीब 11,500 टोटल कंफर्म केसेस हो गए हैं, जिसमें से 377 डेथ हो चुकी हैं। और अगर हम रिकवरी देखें तो 306 लोगों की रिकवरी अभी तक पूरी कंट्री में हो चुकी है, यानी 306 लोग इस बीमारी से उभर चुके हैं। अब यहाँ पर एक मैप दिया गया है जिसमें कंट्रीज़ के हॉटस्पॉट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। हॉटस्पॉट जो इंडिया में है उसमें 33% यानी कि 100 में से 33 हॉटस्पॉट केवल साउथ के 5 स्टेट्स में है। मेजर हॉटस्पॉट का जो हब माना जा रहा है वो सदर्न एरियाज़ में माना जा रहा है। 1/3 33% इन्हीं एरियाज़ में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इंक्लूडिंग तेलंगाना। इसके अलावा अगर हम सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट की बात करें तो 170 हॉटस्पॉट जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है तमिलनाडु में, जिनकी संख्या है 22। दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का, यानी कि कंट्री में सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट हैं तमिलनाडु में और सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र अभी के डेटा के अकॉर्डिंग। सेकेंड न्यूज़ है इंडस्ट्रीज़ ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज़ टू रीओपन ऑन अप्रैल 20। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉकडाउन एक्सटेंशन किया गया था और ये जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक एक्सटेंड किया गया है। उस लॉकडाउन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिलीज़ की गई हैं। उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया है पूरी कंट्री में। सारे लोगों के लिए, जितने भी लोग अगर बाहर आते हैं घरों से, उनको मास्क पहनना पहले से कंपलसरी किया गया। दूसरा, पब्लिक प्लेसेस में स्पिटिंग को ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है, पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा लिकर, गुटखा और टोबैको की सेल टोटल प्रोहिबिटेड की गई है इस नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखें तो रूरल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं 20 अप्रैल के बाद, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के नॉर्म हैं उनको फॉलो करें और कोविड-19 इन्फेक्शन से रिलेटेड टाइम टू टाइम
जो भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर इंडस्ट्री चलती है तो उन इंडस्ट्रीज़ को अप्रैल 20 से ओपन किया जा सकता है। इसमें कुछ चीज़ अलाउ की गई हैं और कुछ चीज़ नहीं अलाउ की गई हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑल एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ अलाउ की गई हैं। जितने भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको किया जा सकता है, यानी कि अब फार्मर्स अपने फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। मनरेगा के जितने काम हैं, मनरेगा वर्क विद स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क यूज़। मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको काम दिया जा सकता है, उनसे रिलेटेड काम किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी 20 अप्रैल से। बैंक के जितने ब्रांचेज और एटीएम हैं वो ओपन होंगे। एनिमल हस्बेंड्री के जो फॉर्म होते हैं वो अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल से रिलेटेड चीज़ें होंगी उन सबको ओपन किया जाएगा। और क्या चीज़ अलाउ नहीं की गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सीज़, ऑटोज़ एंड कैब एग्रीगेटर अभी ओपन नहीं है। कोई भी कैब की सर्विस, टैक्सी की सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन नहीं होगा। ऑल पैसेंजर मूवमेंट बाई ट्रेन प्रोहिबिटेड है। कोई भी पैसेंजर मूवमेंट ट्रेन के लिए नहीं होगा, केवल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मूवमेंट होगा। इसके अलावा ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रेवल रोक दिया गया है 3 मई तक। केवल मेडिकल रीज़न और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये ट्रैवल किया जा सकता है। रिलीजियस प्लेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट प्लेसेस को भी पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर किए हैं, जिनको फॉलो किया जाना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया टू रिसीव नॉर्मल मानसून फोरकास्ट IMD। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मानसून और वेदर क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं उनकी फोरकास्टिंग और उनके बारे में बताता है, उनसे उनके रिलेटेड वार्निंग देता है। तो उस IMD डिपार्टमेंट ने इस साल के मानसून के बारे में एक पॉजिटिव बात बोली है कि नॉर्मल मानसून रहने वाला है इस बार इंडिया का। और ये जो मानसून है ये अबव नॉर्मल रेन लेकर आएगा अगस्त से लेकर सितंबर में। IMD 2 तरह की जो फोरकास्ट है वो मानसून से रिलेटेड देता है। पहली जो फोरकास्ट होती है वो अप्रैल के महीने में होती है। पहली फोरकास्ट अप्रैल के महीने में होती है, जो मानसून से करीब 1.5 से 2 महीना पहले होती है। और उसके बाद जो थोड़ा इम्प्रूव लेवल पे फोरकास्ट देते हैं वो लास्ट वीक ऑफ मई आती है। तो एक बार अप्रैल में और एक बार मई में, 2 बार ये मानसून की फोरकास्ट IMD की तरफ से आती हैं। और इस बार जो अप्रैल महीने में फोरकास्ट आई है उसके अकॉर्डिंग IMD ने बोला है कि इस बार का मानसून, इस साल का मानसून एक नॉर्मल अबव मानसून रहने वाला है, यानी कि अच्छी बारिश होने वाली है इस बार के मानसून से। अब IMD के द्वारा जो एस्टिमेट किया गया मानसून का वो वर्ल्ड के ग्लोबल वेदर मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी सही है, बिकॉज ग्लोबल वेदर मॉडल्स इस बार एल नीनो के फिनोमेना को के जो चांसेस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल मानते हैं। एल नीनो का जो चांसेस हैं वो इस बार बहुत ही कम है, जिसके कारण मानसून के अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एल नीनो का फिनोमेना क्या होता है? एल नीनो क्या है? एल नीनो एक पैसिफिक ओशियन में होने वाली घटना है जो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट्स को बड़े लेवल पर प्रभावित करती है। पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट का पानी जब भी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होने लगता है, वार्मिंग होने लगती है उसके सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में, तो उस फिनोमेना के कारण जो पूरे विश्व का क्लाइमेट है वो बड़े लेवल पर प्रभावित होता है। और इसी के कारण इंडियन ओशियन की साइड जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कंपैरेटिवली कूल वाटर का मूवमेंट होता है, जिस कारण से रेनफॉल इंडिया में मानसून के दौरान बहुत ही कम हो जाती है। एल नीनो के कारण एल नीनो लीड्स टू ड्राइंग अप ऑफ इंडियन मानसून। और चूँकि ये इस बार नहीं होने वाला तो इंडियन मानसून एक अच्छे लेवल पे बरसने वाला है। अगर हम नॉर्मल रेनफॉल, इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल की बात करें, इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल अभी तक जो है 89 सेंटीमीटर को माना जाता था, 89 सेंटीमीटर IMD के अकॉर्डिंग। बट अभी IMD ने इस डेफिनेशन को चेंज किया है और अब नॉर्मल मानसून हम 88 सेंटीमीटर को बोलते हैं। तो अगर इंडिया में 88 सेंटीमीटर होती है नेशनल लेवल पर, या 88 सेंटीमीटर किसी भी एरिया में मानसून
से बारिश होती है तो इसको नॉर्मल रेनफॉल माना जाएगा। तो आईएमडी के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा इंडिया में मानसून से जो मेनली बारिश होती है वो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन्हीं 4 महीनों में होती है। तो इसलिए मानसून को हम इंडिया की लाइफलाइन कहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर की लाइफलाइन कहते हैं, बिकॉज इंडिया में 12 महीने में जो भी बारिश होती है उसका 75% बारिश केवल इन्हीं 4 महीने में होती है। वो कौन से महीने हैं? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो इतनी बड़े लेवल पे जो बारिश केवल 4 महीनों में है, इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर के लिए मानसून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मानसून का जो ये लेवल है 88 सेंटीमीटर उसकी बात करें तो उसको एक कुमुलेटिव लेवल पर एक बड़े टाइम पीरियड के दौरान मानसून को कैलकुलेट किया गया है, उसके बाद ही ये लेवल डिसाइड किया गया है। इसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज की जो टाइमलाइन है वो इंडिया में 1961 से 2000 तक डिफाइन की गई है। सीजनल रेनफॉल इज लाइकली टू बी 100% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज विद इन मॉडल एरर ऑफ ±5%। और लॉन्ग पीरियड एवरेज कंट्री में 1961 से 2010 का टाइम पीरियड को लेकर डिफाइन किया गया है और इसको माना गया है 88 सेंटीमीटर। तो ये जो टाइम पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है और हमारा नॉर्मल रेनफॉल 88 सेंटीमीटर पर हम मानते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 88 सेंटीमीटर और 1961 से 2010 तक का ये पीरियड है जिसके कैलकुलेशन के बाद ये नॉर्मल रेनफॉल मेज़र और कैलकुलेट किया गया है। वेदर फोरकास्ट का जो मॉडल है ये डायनेमिक मॉडल है जिसका नाम है मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम। इसकी कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है। इसके अलावा ओशियन के बारे में काफ़ी जो इवेंट्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इवेंट्स की कैलकुलेशन को चेक करके मानसून की फाइनल फोरकास्टिंग की जाती है। तो ये जो मॉडल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको डायनेमिक मॉडल बोलते हैं या फिर मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम बोला जाता है। अब यहाँ पर आईएमडी के बारे में देख लेते हैं। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करता है। ये प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो भी एडवाइजरीज है वो जारी करती है, वेदर फोरकास्टिंग करती है और सिस्मोलॉजी से रिलेटेड अवेयरनेस और इवेंट से रिलेटेड काम करती है। तो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी से रिलेटेड प्रिंसिपल एजेंसी है आईएमडी, जो कि अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ सेंटर्स हैं इंडिया में और अंटार्कटिका में भी इसके सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसका फॉर्मेशन 1875 में किया गया था और ये WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंडियन ओशियन में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं उनमें से एक सेंटर आईएमडी को भी बनाया गया है। इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है WMO के अकॉर्डिंग? WMO के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में आते हैं, मलक्का स्ट्रेट से लेकर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, इस पूरे रीजन में जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उनकी फोरकास्टिंग का काम, उन साइक्लोन की नेमिंग का काम और उनसे रिलेटेड वार्निंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम आईएमडी के द्वारा किया जाता है। नॉर्थ इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ रीजन में जितने भी साइक्लोन आते हैं उनकी नेमिंग भी आईएमडी के द्वारा की जाती है, उनकी फोरकास्टिंग और उनसे रिलेटेड वार्निंग आईएमडी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूएस फ्रीजेस WHO फंडिंग ऑन कोरोना वायरस क्राइसिस। अब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस क्राइसिस को मिसमैनेज करने के कारण जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग यूएसए की तरफ से जाती है उसको फ्रीज करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, उसको बंद करने के ऑर्डर दे दिए हैं। अमेरिका को ये लगता है, अमेरिका के अकॉर्डिंग जो कोरोना वायरस रिलेटेड जो केसेस थे और उनकी जो जानकारी थी वो सही समय पर WHO के द्वारा नहीं बताई गई, जिसके कारण वर्ल्ड पे और ख़ासतौर पे अमेरिका में बहुत लोगों की जान गई है। अमेरिका में करीब 1.25 लाख लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस के क्राइसिस के कारण और इसी के वजह से जो करीब $400 मिलियन की फंडिंग दी जाती थी यूएसए के द्वारा WHO को, वो बंद कर दी जाएगी। तो ऐसा प्रपोज़ किया है, ऐसा ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को किस तरह से एक अच्छे लेवल पे बनाए रखना है उससे रिलेटेड काम करती है। ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में और इसका हेड ऑफिस है स्विट्ज़रलैंड में। इसके चूँकि ये बहुत अभी न्यूज़ में है तो इसके हेड कौन है वो भी याद होना चाहिए, ये भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है। इसके अभी हेड हैं टेड्रोस अथानोम, जिनको डायरेक्टर जनरल भी बोलते हैं। तो अभी के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अथानोम और सौम्या स्वामीनाथन जो कि एक इंडियन है, वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं WHO में। तो इसके हेड हो गए टेड्रोस अथानोम और डिप्टी डायरेक्टर जनरल सौम्या स्वामीनाथन। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से WHO यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत काम करता है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट न्यूज़ है, फॉर फर्स्ट टाइम त्रिशूल पोरम इज़ कैंसल्ड। त्रिशूल पोरम जो कि केरला में मनाया जाता है, तो त्रिशूल पोरम के फेस्टिवल को पहली बार इसकी हिस्ट्री में कैंसिल कर दिया गया है। त्रिशूल पोरम विच हैड द प्राइड ऑफ प्लेस इन केरलास फेस्टिवल कैलेंडर हैज़ बिन कैंसल्ड। तो केरला के लिए एक फेस्टिवल में बहुत प्राइड के रूप में देखा जाता था त्रिशूल पोरम, इसको पहली बार कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के माहौल में कैंसिल कर दिया गया ताकि लोगों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके और फैल नहीं पाए। पोरम को 2 मई से स्टार्ट किया जाना था। तो ये जो फेस्टिवल है ये इम्पॉर्टेंट है। त्रिशूर पोरम ये केरला में मनाया जाता है और पहली बार इसको कैंसिल किया है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण। इंडिया स्टेयर्स क्लियर ऑफ WHO फंडिंग रो। अब WHO की जो फंडिंग USA ने होल्ड कर दी है, रोक दी है, उस मामले में इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया ने USA को क्रिटिसाइज़ करने से मना कर दिया है और अभी इंडिया का जो मेन टारगेट है वो जो डोमेस्टिक कोरोना वायरस कोविड-19 से रिलेटेड चैलेंजेस है उनको टैकल करने पे है। तो इसलिए इंडिया अभी डोमेस्टिक फील्ड में ज़्यादा फोकस कर रही है रादर देन क्रिटिसाइजिंग अदर्स। अब WHO की जो फंडिंग USA की तरफ से होल्ड हुई है, उसकी अगर हम ग्लोबल लेवल पे जो रिज़ल्ट होने वाला है उनको देखें तो WHO काफ़ी पुअर कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी काम करती है और एक अगर बड़ा कोई डोनेशन रुकता है तो अक्रॉस वर्ल्ड इसका इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट हो सकता है। अब बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है उनके द्वारा भी ऐसा बोला गया है कि WHO का इस समय कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, WHO की जगह और कोई काम नहीं कर सकता। तो इस समय फोकस होना चाहिए WHO को कि जितने भी कंट्रीज़ जो पुअर हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको WHO के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दी जा सके ताकि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी केसेस है उनको कंट्रोल किया जा सके। WHO का जो बजट है वो काफ़ी कंट्रीज़ से आता है। WHO के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं इस बॉडी को, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है कंट्रीज़ का वो उन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन और उन कंट्रीज़ के वेल्थ के अकॉर्डिंग होता है। यानी जितनी अमीर कंट्री, जितनी डेवलप कंट्री वो उतना ज़्यादा पैसा देती है WHO को और जो गरीब नेशन है वो कम पैसा देते हैं। तो इस तरह से पूरा कंट्रीब्यूशन का मिक्सचर है, जो बजट का मिक्सचर है WHO को आने वाला। और उसके बाद WHO बाकी कंट्रीज़ में जिनमें हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम करना है धीरे धीरे करके अपने काम को फाइनेंस करती है। मेजर जो कंट्रीब्यूशन है WHO का वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से आती है, बड़े कंट्रीब्यूशन, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्री जो है USA वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर USA की तरफ से ही जो कंट्रीब्यूशन है रुकता है तो इस पर जो कोविड-19 रिलेटेड केसेस से रिलेटेड जो काम किया जा रहा है WHO के द्वारा अभी के टाइम में गरीब देशों में या अंडर डेवलप्ड देशों में, उनमें इम्पैक्ट पड़ने के ज़्यादा चांसेस होंगे। आउटडेटेड सेंसस डेटा कीप 10 करोड़ आउट ऑफ PDS, ऐसा कहना है इकोनॉमिस्ट जीन ड्रीजी का। अब इनके अकॉर्डिंग PDS सिस्टम का जो कैलकुलेशन है वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किया गया है और उस सेंसस के बाद जो डेटा फाइनल किया गया है उसके बाद जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फूड का, वो बहुत ही कम लोगों को जा रहा है।
क्योंकि 2011 का सेंसस आउटडेटेड हो चुका है। 2011 में जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो करीब 121 करोड़ थी, और अभी इंडिया की करंटली पॉपुलेशन करीब 137 करोड़ है 2020 में, जिस कारण से करीब 10 करोड़ लोग पूरे पीडीएस के सिस्टम से बाहर रहे हैं। और जिन लोगों को पीडीएस से खाना मिलना बहुत ज़रूरी था उन लोगों को पीडीएस और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की हेल्प नहीं मिल पा रही है। और ये जो प्रॉब्लम है ये अभी के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। डिजास्टर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज अभी लोगों को ऐसे लोग लाइवलीहुड के लिए, खाने के लिए केवल पीडीएस पर ही अपने डेली सर्वाइवल के लिए निर्भर हैं। और अगर पीडीएस से उन्हें खाना नहीं मिल रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क बढ़ गया है। अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो ये 2013 में एक्ट पास किया गया था। इसका टारगेट था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को करीब रूरल एरिया में 75% लोगों तक पहुंचाना और अर्बन एरिया में 50% लोगों तक पहुंचाना, यानी कि रूरल एरिया में 75% लोगों को टैकल करना है और अर्बन एरिया में 50% लोगों तक पीडीएस के थ्रू खाना पहुंचाना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया में 67% लोगों को कवर करने के लिए एनएफएस लाया गया था। एनएफएस के अकॉर्डिंग इसमें जो भी राइस, व्हीट और कोर्स सीरियल हैं वो पीडीएस के थ्रू जो पॉपुलेशन है, जो बीपीएल लोग हैं उनको दिया जाता है। अब चूँकि 137 करोड़ लोग जो 2020 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अभी के टाइम में हैं, वो 2021 के पॉपुलेशन 2011 की पॉपुलेशन के लेवल में काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके कारण करीब 10 करोड़ लोगों का ये जो गैप है वो देखने को मिल रहा है। और ये जो गैप है इसमें ये स्टेट्स के अनुसार सबसे ज़्यादा गैप है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र और इंडिया में टोटल 10 करोड़। तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है जिसमें 2.8 करोड़ लोग पीडीएस की कवरेज से बाहर हैं, और बिहार दूसरे नंबर पे है। टोटल इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पीडीएस से दूर हैं। दो 2021 सेंसस की जो एक्सरसाइज है वो कोविड-19 के कारण डिले कर दी गई है। तो अब 2021 के जो अपडेटेड डेटा आएंगे उन डेटा के अकॉर्डिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अपडेट किया जाएगा। बट अब इस पूरी प्रोसेस में और कई ज़्यादा साल लग जाने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी सेंसस के पूरे काम होते होते 2 से 2.5 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। उसके बाद कोई अपडेशन होता है, और अभी के टाइम में कोविड-19 के कारण ये जो प्रोसेस है और ज़्यादा डिले हो सकती है। तो पीडीएस से बाहर जितने लोग हैं उनकी लाइवलीहुड बहुत बड़ी खतरे में है, उनको फूड मिलना भी मुश्किल हो गया है। ये बात बताई गई है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट न्यूज़ है, रशियन फर्म्स टू डोनेट $2 मिलियन टू पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, कोविड-19 से को टैकल करने के लिए ये फंड बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसमें रसिया की जो फर्म है वो 2 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगी। अब रसिया की जो ये फर्म है ये वही फर्म है जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को बना के देने वाली है। ये रसिया की एक स्टेट ओन्ड डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी है जिसका नाम है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। करीब 2 मिलियन या 15.3 करोड़ रुपए ये पीएम केयर्स फंड में डोनेट करेगी। अब यहाँ पर पीएम केयर फंड्स के बारे में देख लेते हैं। पीएम केयर्स फंड प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। पीएम केयर्स प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, जो कि 28 मार्च 2020 को क्रिएट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फॉलोइंग कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया। अब ये जो फंड है ये बना है टू कॉम्बैट, कंटेन एंड रिलीफ एफर्ट्स अगेंस्ट कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड सिमिलर पेंडेमिक सिचुएशन इन द फ्यूचर। कोरोना वायरस आउटब्रेक या ऐसी अगर कोई घटना या पेंडेमिक सिचुएशन फ्यूचर में होती है तो ऐसे सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए, कंटेन करने के लिए और ऐसी सिचुएशन में रिलीफ एफर्ट्स को बनाए रखने के लिए ये फंड स्टार्ट किया गया है।
प्राइम मिनिस्टर इस फंड के चेयरमैन होंगे और अदर मेंबर्स हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो फंड है ये माइक्रो डोनेशंस भी एक्सेप्ट करेगा। मिनिमम डोनेशन इस फंड के लिए है 10 रुपीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें फंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो डेट, किस डेट को ये क्रिएट किया गया 28 मार्च 2020। दूसरा मिनिमम कंट्रीब्यूशन 10 रुपये भी दिया जा सकता है इस फंड में। और ये जो डोनेशंस हैं ये टैक्स एग्जेम्पशंस के रेंज में काम करेगा और इवन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा। यानी कि अगर कोई कंपनी इस फंड में कंट्रीब्यूशन देती है तो CSR की जो प्रोविज़न है उनका भी फ़ायदा उठा सकती है वो कंपनी। यानी कि PM केयर फंड में जो कंपनी फंडिंग करेगी वो CSR के अंतर्गत किया जा सकता है। अब जो भी कंट्रीब्यूशन 30 जनवरी से पहले किया जाएगा इस फंड में वो 80G के तहत भी IT इनकम टैक्स एक्ट से उसको फ़ायदा मिल सकता है। तो PM केयर फंड क्रिएट किया गया कोविड-19 से के एफर्ट्स को तेज करने के लिए। इसके अलावा अभी तक जो भी फंड इंडिया में अभी तक जो भी फंडिंग होती थी, जो एक्सेप्ट किया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, वो केवल डोमेस्टिक फंडिंग को ही एक्सेप्ट किया जाता था। फॉरेन फंडिंग में केवल NRI, PIOs या फाउंडेशन जो संस्था होती थी वो ही फंडिंग दे सकती थी इंडिया में। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया की जो पॉलिसी है इन एक्सेप्टिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज वो चेंज होने को मिला है। पहली बार कोई विदेशी फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को फंडिंग दे रही है। ये जो कंपनी है रसिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और स्लीथ फ्रिगेट AK-203 एसॉल्ट राइफल्स सप्लाई करेगी। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक और फंड कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ये फंड भी प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं और इस फंड को बनाया गया था टू सपोर्ट फॉर पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर के समय जो लोग अफेक्ट होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये फंड बनाया गया था। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक या फिर मैन मेड डिज़ास्टर, मेजर एक्सीडेंट अगर कोई हो जाता है, एसिड अटैक या रॉयट्स हो जाते हैं, तो उस केस में भी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से अफेक्टेड लोगों को मदद दी जाती है। इसके अलावा कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी के केस में भी लोगों की हेल्प करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का यूज़ किया जाता है। इस फंड को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के समय इस्टेब्लिश किया गया था टू सपोर्ट डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। जो भी पार्टीशन के समय 1948 में लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो उन लोगों की हेल्प के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।